नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर नीमराज सुंडा जी ने लिखा है, इसका आज हम 33वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इस 33वें लेक्चर में मैं मानसून का दूसरा पार्ट पढ़ाने वाला हूं। जो इससे पहले जो 32nd वाला लेक्चर था यानी 32वां वाला जो लेक्चर था उसमें मैं मानसून का जो पहला पार्ट था उसके बारे में मैंने पढ़ा दिया था, अच्छे से समझा दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। आज हम पढ़ने वाले हैं मानसून का दूसरा पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले जान लेते हैं वेदर फोरकास्टिंग। देखो, मानसून जो होता है, मानसून का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग से ही जो किसान होते हैं वो अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आसानी से कर सकते हैं या उसकी प्री प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग होती क्या है। देखो, वो वेदर फोरकास्टिंग कई तरीके की होती है। शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, इस टाइप के रेंज के हिसाब से वेदर फोरकास्टिंग की जाती है। जैसे आने वाले 2 दिन में, 3 दिन में मौसम कैसा रहेगा, आने वाले 10 दिन में मौसम कैसा रहेगा, या इस साल मौसम कैसा रहेगा, ज़्यादा बरसात होगी या कम बरसात होगी, इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी कि कम पड़ेगी। तो ये अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ टाइम वेदर फोरकास्टिंग इज़ मेनली डिवाइड इन द 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज जो होता है ये मैक्सिमम 3 डेज़ का होता है। कितने दिन का? ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का होता है। मतलब इसमें एक दिन से लेके, मतलब जब फोरकास्ट किया गया तभी से लेकर जितने बजे फोरकास्ट किया गया उतने बजे से लेकर और 3 बजे तक ये लगभग रहता है। यानी कि इसका जो फोरकास्टिंग का समय होता है ये यह बताता है कि दिन में कितना टेम्परेचर है, एयर की डायरेक्शन कितनी, विंड फ्लो की डायरेक्शन कितनी है, कौन सी है, स्पीड कितनी है, क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये दिन भर बढ़ता रहता है, घटता रहता है। अब अभी जो एक्वा वेदर आप मोबाइल में एप्लीकेशन में आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें दिखाता है कि 10 बजे टेम्परेचर इतना है, 5 बजे टेम्परेचर इतना है, 8 बजे टेम्परेचर इतना है। तो वो क्या है, 1 आवर में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसको कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा, कोई फोरकास्टिंग कर रहा होगा। आगे बताता है पिछले 3 दिन में बरसात होगी कि नहीं होगी, फिर पिछले 10 दिन में बरसात होगी कि नहीं होगी, प्रेसिपिटेशन का परसेंटेज बताता है, ह्यूमिडिटी बताता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब शॉर्ट रेंज के लिए होता है। तो जो शॉर्ट रेंज का वेदर फोरकास्टिंग होता है वो होता है 3 दिन से कम का। वेदर फोरकास्टिंग होता है भविष्य बताना। जो वेदर होता है इसका भविष्य बताना कि आने वाले नियर फ्यूचर में वेदर कैसा रहने वाला है। तो एक शॉर्ट रेंज वाला होता है वो अप टू 3 डेज़ के लिए होता है। उसके बाद जो मीडियम रेंज का वेदर फोरकास्टिंग है वो 3 to 10 डेज़ के बीच का होता है। मतलब 3 से 10 दिन, आने वाले 3 से 10 दिन के बीच में वेदर कैसा रहने वाला है इसके बारे में हमको पता चलता है मीडियम रेंज के वेदर फोरकास्टिंग से। फिर अगला है लॉन्ग रेंज का। लॉन्ग रेंज की जो वेदर फोरकास्टिंग होती है ये 10 दिन से ज़्यादा टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे आने वाले 4 महीने में वेदर कैसा होगा, आने वाले साल में वेदर कैसा होगा, या कभी कभी तो ऐसा होता है आने वाले 10 साल में क्लाइमेट में क्या क्या चेंज आएंगे, आने वाले 100 साल में क्लाइमेट में क्या क्या चेंज आएंगे। तो ये भी एक वेदर फोरकास्टिंग का ही एक क्या है, फॉर्म है। तो ये कैसा फॉर्म होता है कि लॉन्ग रेंज वाला होता है इसमें, क्योंकि इसमें टाइम स्पैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। क्योंकि 10 दिन, 3 साल, 2 महीने, 3 महीने, 10 महीने, इस टाइप का जो इसमें टाइम स्पैन होता है, जिससे हम ये कर सकते हैं, इससे पता चलता है कि हाँ आने वाले अगली साल, जैसे मान लो कि मैं एक किसान हूँ, ठीक, मुझे पैडी की ट्रांसप्लांटिंग करनी है, लेकिन मैं जिस एरिया में पैडी की ट्रांसप्लांटिंग करना चाह रहा हूँ उस एरिया में इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। इरिगेशन केवल और केवल किस पे डिपेंड है, टोटली रेन पर डिपेंड है। यानी कि रेन फेड कंडीशन पे ही हम खेती कर सकते हैं। तो अगर मुझे पहले से पता चल जाए कि आने वाले फ्यूचर में पानी नहीं बरसेगा, जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम है, तो क्या मैं पैडी की ट्रांसप्लांटिंग करूँगा? नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो रेन फेड कंडीशन है, पानी हम सिंचाई कर नहीं सकते और पानी बरसेगा नहीं तो धान की फसल हम ले नहीं सकते। अगर हमें पता चल जाए फ्लड वाली कंडीशन आने वाली है तब भी हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि फ्लड आएगी, बाढ़ आएगा तो हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। लेकिन जब हमको ये पता चल जाए कि ऑप्टिमम जितना चाहिए उतना पानी बरस रहा है तो क्या करेंगे, हम लगा देंगे। तो इससे हमारा जो थोड़ा फ्यूचर जब जान लेते हैं वेदर का, तो हम अपनी
जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अब देखो, द शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग इज़ यूज ट्वाइस ए डे एंड वैलिड फॉर 36 आवर। जो शॉर्ट रेंज वाली वेदर फोरकास्टिंग होती है इसको यूज़ किया जाता है दिन में 2 बार। कब कब? एक सुबह 10 बजे, एक दोपहर को 2 बजे। समझ गए? इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो समझो कब होती है, ये होती है, देखो टाइम का जो है अभी मैंने 10 और 2 बताया, ये चेंज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बात समझो। क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट का जो सबसे ज़्यादा वाला टेम्परेचर होता है वो दोपहर के 2 बजे लिया जाता है। कितने बजे? दोपहर के 2 बजे। यानी कि आज दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब रहेगा? वो 2 बजे मापते हैं। 2 बजे जितना टेम्परेचर होगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, क्योंकि उसके बाद शाम होने लगती है तो टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगता है। और सबसे ठंडा टेम्परेचर अगर जब कैलकुलेट करना होता है, मेज़र करना होता है, तो वो रात के 2 बजे। तो यही दिन के 2 बजे और रात के 2 बजे मेज़र करते हैं। अब इसकी फोरकास्टिंग कब करते हैं? ये चैनल टू चैनल या फोरकास्टिंग का मीडियम डिफ़र करता है। जैसे कहीं कहीं पर टीवी में शाम को 5 बजे, कभी न्यूज़ कभी न्यूज़ चैनल में शाम को 7 बजे, कभी सुबह के 10 बजे, कभी रात के 8 बजे, कभी भी कर देते हैं। लेकिन जो ये मेज़र किया जाता है टेम्परेचर, वो दोपहर को 2 बजे और रात को 2 बजे ही मेज़र किया जाता है। अब तो कंटिन्यू मेज़र करने वाला भी सिस्टम आ गया है, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे ऐसी मशीनरीज आ गई हैं कि वो दिन भर टाइम मेज़र करती रहती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले दिन में 2 बार तो मेज़र करा ही जाता था, एक दोपहर को 2 बजे, एक रात को 2 बजे। द लॉन्ग रेंज फोरकास्ट आर इशूड ट्वाइस इन ए ईयर एंड आर यूजफुल फॉर द चूजिंग क्रॉप पैटर्न। जैसे अभी मैंने आपको पैडी या धान की प्लांटेशन के लिए जो अभी मैंने बताया, एजम्पशन किया कि हाँ मान लो ऐसा करना हो तो ऐसा करेंगे और ऐसा है तो ऐसा करेंगे, वो चीज़ें जो अभी हमने बताई वो लॉन्ग रन फोरकास्टिंग जो इशू होता है उसी की मदद से किया जाता है। ये साल भर में 2 बार होती है। कब? साल भर में 2 टाइम पर निकाला जाता है। 6 मंथ के अंतराल पर इसको निकालते हैं, 6 मंथ के इंटरवल पर निकालते हैं। इससे क्रॉपिंग पैटर्न चूज करने में सहूलियत होती है। जैसे मान लो कि हमको पता चला कि खरीफ वाली जो सीज़न है उसमें हम पैडी की ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर सकते क्योंकि जो रेनफॉल है वो कम है, तो खरीफ में हम कोई दलहनी फसल या कोई और फसल हम लोग उगा लेंगे क्योंकि पानी बरसेगा कम। तो ऐसी कोई फसल उगाते हैं जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट, इरिगेशन रिक्वायरमेंट कम हो, तो इससे हमारा इकोनॉमिक लॉस भी बच जाता है और प्रॉफिट भी हो जाता है एडिशनल। अब सिनॉप्टिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग यूज इन द शॉर्ट रेंज फोरकास्ट। जो शॉर्ट रेंज फोरकास्ट के लिए सिनॉप्टिक मेथड यूज किया जाता है। ये एक मेथड होता है वेदर फोरकास्टिंग का। जब इसको मैं क्लाइमेट आपकी मेट्रोलॉजी वाला सब्जेक्ट जब पढ़ाऊंगा डिटेल में तो उसमें बता दूंगा कि ये सिनॉप्टिक मेथड क्या होता है फोरकास्टिंग का। अभी इतना समझ लीजिए कि शॉर्ट रेंज का जो होता है, शॉर्ट रेंज का यानी कि 3 दिन से कम वाले टाइम का जो वेदर फोरकास्टिंग होता है उसको इसकी मदद से किया जाता है। फिर अगला जो पॉइंट है NCMRWF, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर। इसका जो सेंटर है वो कहाँ है? ये फोरकास्टिंग का सेंटर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। फिर अगला है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग एक ऐसा कंडीशन होता है जब खेत में पानी भर जाता है एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एक तो इरिगेशन के समय में पानी भरता है तो उसको हम वाटर लॉगिंग नहीं बोलते हैं। वाटर लॉगिंग कब बोलते हैं? जब आवश्यकता से ज़्यादा पानी खेत में भरा रह जाता है, ज़्यादा दिन तक भरा रह जाता है। हमको जैसे आवश्यकता 1 दिन 2 दिन की है लेकिन पानी भरा रह गया, 2 महीने 3 महीने तक पानी भर गया, या कभी कभी फ्लड आ जाती है तो 3 महीने तक पानी भरा रह जाता है। तो ये सब कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन बोला जाता है। ए सिचुएशन वेयर ऑल द पोर्स बोथ मैक्रो एंड माइक्रो आर फिल्ड विथ वाटर टेम्परेरी और परमानेंटली। अब परमानेंटली मतलब ऐसा समझो, परमानेंटली, सॉरी गड़बड़ हो गया, परमानेंटली है ये, एम होना चाहिए। जो अभी मैंने जब फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस जो स्टार्ट करा था, एक प्लेलिस्ट है चैनल में, आप जाएंगे तो देखेंगे फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के प्लेलिस्ट। उसमें मैंने बताया था कि जो सॉइल होता है इसमें सॉइल में मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन सा? ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल मैटर, एयर एंड वाटर। तो एयर और वाटर का जो कंपोजिशन होता है ये 25% होता है। 25% वाटर, 25% एयर होता है। ये दोनों घटते बढ़ते रहते हैं। जब ड्रॉट वाली कंडीशन होती है तो एयर ज़्यादा हो जाता है और जब वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है तो वाटर ज़्यादा हो जाता है। तो जब वाटर लॉगिंग की कंडीशन आएगी
तो वाटर ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मैक्रो और माइक्रो जितने पोर होते हैं सब में वाटर भर जाएगा, यानी कि एयर का परसेंटेज 0 हो जाता है। ऐसे जहाँ पर सबमर्ज कंडीशन होती है, हमेशा पानी ही भरा रहता है, वहाँ के मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, मतलब सॉरी ऑक्सीजन कह रहा हूँ मैं, एयर ही नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन की तो बात ही छोड़ दी, एयर ही नहीं पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन को वाटर लॉगिंग कंडीशन कहा जाता है। ये आप फिगर में देख के समझ सकते हैं, यही है वाटर लॉगिंग कंडीशन। खेत जो है, खेत में पानी भर चुका है और ये फसल को नुकसान करेगा, फसल इससे ख़राब हो जाएगी। अब डिमेरिट क्या क्या होता है वाटर लॉगिंग की वजह से? देखो, सबसे पहले तो ऑक्सीजन लेवल जो सॉइल में होता है इसको कम कर देता है। तो ऑक्सीजन सॉइल के अंदर का जो वाटर के अंदर जो सॉइल है, वो सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन है जिसको यूज करती हैं रूट अपनी ग्रोथ के लिए, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे प्रॉपर रूट की डेवलपमेंट नहीं होगी। फिर प्रॉब्लम इन एयर एक्सचेंज इन द सॉइल, जब एयर का एक्सचेंज होता रहता है, जैसे जो रूट होती हैं वो रूट एयर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एक्सचेंज होता रहता है बराबर। अगर पानी नहीं भरा है खेत में तो क्या होता है कि प्रॉपर एयर का एक्सचेंज होता रहता है सॉइल के अंदर, लेकिन वाटर लॉगिंग कंडीशन में ऐसा नहीं हो पाता है। ऑल माइक्रो एंड मैक्रो पोर्स ऑफ सॉइल आर फिल्ड विथ वाटर, ये भी मैंने अभी बता दिया था पिछले स्लाइड में, जैसे कि माइक्रो और मैक्रो यानी जो छोटे पोर होते हैं और जो बड़े वाले पोर होते हैं, दोनों पोर में वाटर भर जाता है। अब पोर क्या होते हैं? मतलब जगह होती है, छिद्र होते हैं। पोर का मतलब होता है छिद्र। तो वाटर जो सॉइल होता है, सॉइल के अंदर छोटी छोटी जगह होती हैं, वहाँ पर भर जाता है अच्छे से। तो अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जाइए फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस की जो 6-7 प्ले वीडियो है वो देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब डिनाइट्रिफिकेशन लॉस मोर इन वाटर लॉग्ड कंडीशन, अगर वाटर लॉग्ड सॉइल है, ऐसी सॉइल है जिसमें वाटर लॉगिंग हो गई है, तो उस सॉइल में डिनाइट्रिफिकेशन होने लगेगा। मतलब उसके जो सॉइल है, सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो धीरे धीरे वहाँ से निकल कर एनवायरनमेंट में चला जाएगा। तो इसी वाली प्रोसेस को बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। तो वाटर लॉगिंग कंडीशन में डिनाइट्रिफिकेशन भी बहुत होती है। फिर अगला है इन सबमर्ज सॉइल, इन सबमर्ज राइस सो आर रिड्यूस द सल्फाइड एंड इज फर्दर रिड्यूस द H2S दैट, हाइड्रोजन सल्फाइड इसको कहते हैं, दैट causes अकोची इन राइस ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ H2O। जब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है H2S की, जब वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है तो H2S ढेर सारा हो जाता है, सॉइल में H2S की टॉक्सिसिटी हो जाती है, और इसी टॉक्सिसिटी की वजह से राइस की क्रॉप में अकोची डिजीज़ लग जाती है। तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अकोची डिजीज़ ऑफ राइस इज़ काज्ड बाई टॉक्सिसिटी ऑफ H2S which is induced by water logging और submerged rice। तो ये रहे आपकी डिमेरिट। कुछ और डिमेरिट्स अब सुनो बात, क्या कह रहा है? अप्रोच ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग, इरिगेशन हमको खेत में कब देना है, पानी खेत में कब डालना है, इसका अप्रोच हमको पता कैसे चले, कैसे हम जान पाए कि हमारे जो फसल है वो अब पानी चाह रही है, मतलब अब पानी की रिक्वायरमेंट है। तो उसके कई मेथड होते हैं, 4-5 मेथड हैं। तो उन्हीं मेथड्स को हम पढ़ेंगे कि द मेथड विच इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइम ऑफ इरिगेशन। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच। तो ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपिरेटेड बाई ए क्रॉप टू प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ ड्राई मैटर। इससे हम ऐसे पता करते हैं कि जैसे मान लो कि जो 1 किलोग्राम ड्राई मैटर है, जैसे राइस की क्रॉप की अगर हम बात करें तो राइस की क्रॉप 1 किलोग्राम ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए नियर अबाउट 5000 लीटर वाटर लेती है। तो इससे हम जान सकते हैं कि अगर हमको 10 क्विंटल गेहूँ लेना है तो उसी हिसाब से 10 क्विंटल राइस लेना है तो उसी हिसाब से हमको पानी भी देना पड़ेगा। तो ये तो ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच होता है। ये अप्रोच साइंटिस्ट ज़्यादा यूज करते हैं, रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि किसान ये नहीं कर पाता। किसान को बस का नहीं है ये कि वो जान पाए कि हाँ 1 किलो धान पैदा करने में, 1 किलो राइस पैदा करने में हमने
कितना पानी लगाया है, वो ये सब नहीं करता है। उसके लिए दूसरा कोई मेथड है, वो दूसरा मेथड अभी आगे बताएंगे। तो ट्रांसपिरेशन अप्रोच से यही पता चलता है कि पर यूनिट ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए कितना वाटर रिक्वायर है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच। दिस इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट अप्रोच। ये जो ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच होता है इसी को एब्सोल्यूट अप्रोच भी बोला जाता है। फिर दूसरा है सॉइल मॉइस्चर डिफेक्ट अप्रोच। सॉइल मॉइस्चर डिफेक्ट अप्रोच जो होता है वो क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर एक्चुअली इन द सॉइल एंड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट द सॉइल कैन होल्ड। बात समझो ध्यान से, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं। क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक सॉइल है, ठीक, एक फील्ड है, उसके अंदर सॉइल में कितना पानी रुक सकता है, 100 लीटर पानी रुक सकता है। ये 100 लीटर पानी वह पानी है जो बहेगा नहीं। जैसे क्या होता है, खेत में एक बार पानी भर दो, फिर मेड़ अगर जो उसके किनारे की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको काट दो तो पानी क्या होता है, बह जाता है, लेकिन तब भी उसके अंदर बहुत पानी रुक जाता है। तो जो पानी रुक गया है उसी पानी को बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो मान लो किसी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 100 लीटर की है, यानी कि 100 लीटर वो पानी होल्ड कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में उसमें पानी है कितना, उसमें एक्चुअल पानी है 50 लीटर। खेत होल्ड जो सॉइल है वो होल्ड करने को तो 100 लीटर पानी होल्ड कर लेगी। होल्ड करने का मतलब कि पानी बहेगा नहीं, समझ गए। तो ये होल्ड तो कर सकती है 100 लीटर, लेकिन है कितना, 50 लीटर है। तो इन्हीं की जो रेशियो होता है, इसी रेशियो वाले अप्रोच से अगर हम मॉइस्चर निकाल रहे हैं या इरिगेशन का टाइम निकाल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर डिफेक्ट अप्रोच। फॉर मेज और वीट, जो मक्का होता है और गेहूं की जो क्रॉप होती है वीट, मक्का और वीट की क्रॉप जो होती है ये 25% डिप्लेशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। बात समझो, जैसे मान लो कि ये क्या है, सॉइल है, इसको 100 लीटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ये 100 लीटर ये होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर खेत में 75% वाटर है, 75 लीटर वाटर है, इसे 100 लीटर वाटर वो एब्जॉर्ब कर सकता है अपने में। उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, मान लो, ऐसा समझाने के लिए बता रहे हैं कि 100 लीटर है। तो अगर उस सॉइल में, उस खेत में, उस फील्ड में अगर 75 लीटर पानी है, 75 लीटर पानी है, तब भी मेज की क्रॉप और वीट की क्रॉप आसानी से ग्रो हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। अब अगर इससे कम होगा, 75 से जैसे कम होने लगेगा वैसे हम क्या करेंगे, उसमें इरिगेशन अप्लाई कर देंगे। फॉर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, कोई ऐसी क्रॉप है जिसमें ड्रॉट रेजिस्टेंट है। ड्रॉट रेजिस्टेंट का मतलब जो सूखे के प्रति सहनशील फसल है, उसमें 50% डिप्लेशन होना चाहिए। जैसे अगर 100 लीटर वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी है सॉइल में, तो उसमें 50 लीटर ही अगर हो जाए, 50 लीटर का डिप्लेशन हो जाए, तब भी 50 लीटर तो बचेगा। उतने में ही जो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होती हैं ये ग्रो कर जाती हैं। मतलब 100 लीटर पानी अगर चाहिए होगा तो 50 लीटर में भी वो ग्रो कर जाएंगी। ये होती है ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप। उनका डिप्लेशन कितना होता है, 50%, और मेज और वीट का डिप्लेशन कितना होता है, 25%। ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगला है क्लाइमेटोलॉजिकली अप्रोच ऑफ IW अपॉन CPE अप्रोच। ये क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। IW अपॉन CPE रेशियो is the ratio of the net depth of irrigation water to cumulative pan evaporation excluding effective rainfall। बात समझो क्या होता है ये होता है कि जैसे मान लो हमने कोई खेत है, हमने उस खेत में कितना पानी दिया, हमने कितना नेट इरिगेशन वाटर दिया, कितना इरिगेशन वाटर दिया, मतलब उसमें कितने पानी से सिंचाई की, कितना लीटर पानी दिया। उसके बाद हम ये पता करते हैं कि उस खेत में इतनी फील्ड से कितना इवापोरेशन होगा। इसी रेशियो को देखो, जो वाटर हम इरिगेशन के थ्रू डालते हैं खेत में, वह ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन, इन्हीं की वजह से ही लॉस होता है। जैसे पानी क्या होता है, कुछ तो ज़मीन में चला जाएगा, कुछ भाप बन के उड़ जाएगा, कुछ प्लांट में जाएगा, प्लांट से उड़ जाएगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो इन्हीं सब की वजह से जो पानी का लॉस होता है उसी को हम किस में पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं हम कम्युलेटिव पान इवापोरेशन। मतलब दुनिया भर के जितने भी इवापोरेशन होते हैं
उस फील्ड में, जैसे ये फील्ड है, इस फील्ड में चाहे प्लांट में, चाहे सॉयल में, चाहे किसी भी तरीके से जितना भी इवापोरेशन होगा उसका रेशियो, और जितना इरिगेशन वाटर हमने दिया, जैसे मान लो 500 लीटर हमने पानी डाला था खेत में, उसका, इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो के मेथड से इरिगेशन के टाइम को निकालना, ये कहलाता है क्लाइमेटोलॉजिकली अप्रोच और IW/CPE अप्रोच। ठीक, अब सुनो, इसको जो कहा जाता है, इसको और एक नाम से जाना जाता है, वो है मॉइस्चर इंडेक्स अप्रोच। क्या? मॉइस्चर इंडेक्स अप्रोच। जो IW/CPE अप्रोच है, इसको मॉइस्चर इंडेक्स अप्रोच भी कहते हैं। द रेशियो ऑफ IW एंड CPE सर्व एज मॉइस्चर सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इंडेक्स। ये जो हम इससे निकालते हैं रेशियो, उस रेशियो को क्या बोलते हैं? इस इंडेक्स को बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इंडेक्स। समझ गए बात? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते ज़रूर चलें। अब देखो, लोअर द रेशियो विल बी मोर स्ट्रेस। अगर रेशियो क्या है? कम है। अगर रेशियो कम है तो इसका मतलब क्या है? कि पानी की कमी है। अगर रेशियो, इफ़ द साइंटिफिक अप्रोच बट नॉट प्रैक्टिकल यूटिलिटी, ये जो है इट इज़ साइंटिफिक अप्रोच। ये जो अभी मैंने बताया, ये वाला सिस्टम, ये भी कैसा है? ये साइंटिफिक अप्रोच है। इसको प्रैक्टिकली किसान नहीं यूज कर सकते। तो अभी तक जो मैंने तीनों अप्रोच बताई, चाहे वह ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच हो, चाहे सॉइल मॉइस्चर डेप्थ अप्रोच हो, और चाहे ये IW/CPE अप्रोच हो, ये तीनों अप्रोच जो हैं ये कैसी हैं? ये साइंटिफिक अप्रोच हैं, ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती हैं। अब प्रैक्टिकल अप्रोच कौन सी है जिसको किसान यूज करते हैं, वो देख लेते हैं। वो देखने के लिए अगली स्लाइड देखनी पड़ेगी। अगली स्लाइड जो है वो क्रिटिकल स्टेज अप्रोच है। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली अप्रोच है जिसको किसान यूज करते हैं। किसान इसी के थ्रू जान पाते हैं कि हाँ, अब खेत में पानी देना चाहिए या क्रॉप में इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है। तो द स्टेज ऑफ ग्रोथ व्हेन प्लांट आर मोस्ट सेंसिटिव टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू कोरिलेशन ऑफ डिफिशियंसी। जो क्रिटिकल स्टेज वाली अप्रोच है, जब प्लांट कोई ग्रो कर रहा होता है, ध्यान से समझना, जब कोई प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो किसी एक पार्टिकुलर स्टेज ऑफ ग्रोथ पर प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। समझ गए? जैसे जब हम कोई शारीरिक मेहनत कर रहे होते हैं तो हमको प्यास ज़्यादा लगती है। जब हम सो रहे होते हैं तो दिन भर, जैसे मान लो हमने 8 घंटा सोया, तो 8 घंटे जब हम सोते हैं तो हमको प्यास नहीं लगती। हाँ, अगर बहुत गर्मी है तो हो सकता है प्यास लग जाए, नहीं तो 8 घंटे प्यास नहीं लगती। जबकि आप दिन में देखेंगे, जब आप काम करते रहते हैं तो 8 घंटे के अंदर आप एक बार पानी ज़रूर पिएंगे। गर्मी की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्यों? क्योंकि काम की वजह से और टेम्परेचर की वजह से पता चल जाता है कि वाटर अब हमको रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, इनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जब ये रूट के जर्मिनेशन कर रहे होते हैं, जब इनमें ज़्यादातर वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा होता है या फ्लावरिंग का समय होता है, ऐसे ऐसे हर क्रॉप का अलग अलग क्रिटिकल स्टेज होता है जिस पर हमें इरिगेशन ज़रूर देना चाहिए प्लांट्स को। अब देखो, समझते हैं। ये इधर देखो क्रॉप दी गई है, जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं उनकी ये क्रिटिकल स्टेजेस हैं, और ये IW और CPE रेशियो है। इसी को हम पढ़ेंगे। अब बात समझो कि जो राइस होती है, इसका हाईएस्ट अगर रेशियो है, तो मैंने बताया था अगर हाईएस्ट रेशियो है तो यानी कि पानी ज़्यादा लगेगा। अगर लोवेस्ट रेशियो है तो क्या होगा? पानी कम लगेगा। तो यानी कि जो सनफ्लावर है इसमें पानी कम लगता है, और राइस जो है इसमें पानी सबसे ज़्यादा लगता है। तो काफ़ी बार पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है, तो उसका आंसर कौन सा है? सनफ्लावर। इसमें कम से कम पानी देकर हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। अब सुनो बात को, जो राइस की क्रॉप होती है इसका क्रिटिकल स्टेज होता है बूटिंग। बूटिंग मतलब जब ढेर सारे ब्रांच निकल रही होती है, मतलब ब्यास लेना। इसको गांव में बोलते हैं कि ब्यास लेना या पजियाना कहते हैं। मतलब कि जब हम पैडी की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसमें 1 या 2 स्टेम होते हैं, मेनली मेन ब्रांचेस, मेन स्टेम 2 ही होते हैं, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे 10-12 हो जाते हैं। तो उसी जो 10-12 होते हैं, इसी वाले प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग स्टेज। फिर पेनिकल इनिशिएशन, मतलब जब उसमें से
इन्फ्लोरोसेंस निकल रहा होता है, जिसको गांव में कहते हैं कि गलुआत बधनवा, धान गलुआ रहा, मतलब धान में जो इन्फ्लोरोसेंस होता है वो निकल रहा होता है। उसके बाद फिर फ्लावरिंग स्टेज आती है। पेनिकल की जैसे पेनिकल निकल के बाहर आएगा, इन्फ्लोरोसेंस जैसे बाहर आएगा, जो धान का पैडी का जो पेनिकल इन्फ्लोरोसेंस होता है उसी को पेनिकल बोलते हैं। तो जो पैडी होता है या राइस होता है, इसके पेनिकल निकलने को ही इन्फ्लोरोसेंस निकलना भी कहते हैं, क्योंकि इसके इन्फ्लोरोसेंस को ही बोलते हैं क्या, पेनिकल बोलते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्फ्लोरोसेंस ऑफ राइस इज़ नोन एज पेनिकल। अब उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज, जब फ्लावर लग रहे होते हैं, जब राइस की क्रॉप में फ्लावर लग रहे होते हैं, उस समय भी क्रिटिकल स्टेज माना जाता है। तो इन तीनों टाइम पर पानी खेत में देना चाहिए। इसका IWP जो ये रेशियो है वो कितना है, 1.2 है। उसके बाद दूसरी जो आपकी क्रॉप है वो वीट है। वीट में CRI ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टेज, और काफ़ी लोगों को पता भी होगा क्योंकि ये तो बच्चा जान गया है। CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। ये CRI स्टेज मैंने एक पहले भी पढ़ा दिया है किसी लेक्चर में। इसी जो सीरीज चल रही है इसी में एक लेक्चर में मैंने पढ़ाया है क्राउन CRI स्टेज। अब नहीं समझ में आ रहा हो आपको तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखो CRI स्टेज में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये है सीड। जब सीड हम ग्रो करेंगे तो ये ऊपर निकलेगा, क्या ऊपर ब्रांच निकलेगा और नीचे ये रूट निकलेगा यहाँ से। अब क्राउन रूट क्या होता है कि एक ये रूट निकली है, इस रूट में से जब कोई एक ये रूट निकलेगी और उसमें से एक रूट यहाँ निकलेगी, तो इसी वाले ये यहाँ पर जो रूट निकली है या ये वाली रूट निकलने की स्टेज जो होती है उसको हम बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, CRI स्टेज। क्राउन मतलब क्या होता है, ब्रांच निकलना, ब्रांच को ही निकलने को बोलते हैं क्या, क्राउन रूट। तो क्राउन रूट निकलना यानी कि जड़ में से फिर अलग से जड़ निकलना। जैसे एक जड़ ये निकली थी, यहाँ सीड से एक जड़ निकला, फिर बाद में यहाँ से फिर एक रूट और निकली, तो ये वाली जो रूट होती है इसको बोलते हैं CRI स्टेज। इसको सोइंग के 21 डेज पर आता है, 21वें दिन CRI स्टेज मानी जाती है। तो इसी दिन हम इरिगेशन देते हैं। 20 से 25 दिन के बीच में सोइंग के, वीट की जो सोइंग होती है उसके सोइंग के 20 से 25 दिन के बाद हमको इरिगेशन करना चाहिए, वो CRI स्टेज होती है। उसके बाद टिलरिंग स्टेज होती है। टिलरिंग स्टेज जब टिलर निकल रहे होते हैं, टिलर निकल रहे मतलब गुल्ले निकल रहे होते हैं। जब गेहूं की जो फसल होती है उसमें गांठ निकल रही होती है, यानी इंटरनोड इतनी लंबाई हो जाती है कि 1-2 इंटरनोड के बाद अब वहाँ से टिलरिंग हो जाएगी। फिर जॉइंटिंग के बाद फिर फ्लावरिंग के बाद मिल्किंग, और मिल्किंग के बाद फिर सूखने वाली स्टेज। तो ये जो 6 स्टेज हैं ये गेहूं की क्रिटिकल स्टेज मानी जाती हैं, जिसमें से CRI स्टेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर फ्लावरिंग वाली स्टेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 2 स्टेज अगर पानी 2 ही बार हम दे सकते हैं गेहूं की फसल में, तो एक बार CRI में देंगे, एक बार फ्लावरिंग में देंगे, समझ गए। उसके बाद जो क्रॉप है मेज की क्रॉप में टेसलिंग और सिल्किंग। जब टेसल निकल रहे होते हैं, टेसल यानी कि ऊपर का जो मक्की की फसल में ऊपर जो सबसे ऊपर पोर्शन पे जो जीरा निकल रहा होता है, गांव में लोग जीरा कहते हैं, वो टेसल निकलता है, वो एक मेल पार्ट होता है। वह निकलते समय भी क्रिटिकल इरिगेशन का टाइम होता है। और जो सिल्किंग होता है जिसमें मूछ जैसे निकलता है, सिल्क जैसे बाल निकलते हैं, मक्का जहाँ मक्का लगता है वहाँ सिल्क निकलता है, उस सिल्क निकलने को सिल्किंग बोलते हैं। जो सिल्किंग होती है इसमें फीमेल पार्ट निकल के आता है, और जो टेसलिंग होती है इसमें मेल पार्ट निकल के आता है। और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले सिल्किंग होती है कि पहले टेसलिंग होती है। तो यू हैव टू रिमेंबर इट दैट सिल्किंग इज़ द फर्स्ट, टेसलिंग इज़ द फर्स्ट एंड सिल्किंग इज़ द सेकेंड। सबसे पहले टेसल निकलता है, यानी कि सबसे ऊपर वाला पार्ट सबसे पहले निकलता है, जिसको हम मेल पार्ट बोलते हैं। सिल्किंग जिसको हम फीमेल पार्ट बोलते हैं, ये दूसरे नंबर पर निकलता है। पहले टेसल निकलेगा, बाद में सिल्किंग होती है। तो ये रही मेज के क्रिटिकल स्टेज। उसके बाद कॉटन का क्रिटिकल स्टेज, इसमें फ्लावरिंग और बॉल फॉर्मेशन, जब बॉल बनने लगता है यानी कि जो कपास का बॉल है वो बनने लगता है, ये 2 स्टेज क्रिटिकल होती है। फिर ग्राम चना, इसमें फ्लावरिंग से पहले और पॉड के डेवलपमेंट के समय ये क्रिटिकल स्टेज होता है। फिर ग्राउंड नट में फ्लावरिंग और पेगिंग और पॉड फिलिंग। अब ये पेगिंग वाली प्रोसेस क्या होती है, जब फ्लावरिंग हो चुकी होती है तो फ्लावरिंग के बाद पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद जब उसमें एम्ब्रॉय डेवलप हो जाता है, तब वो जो एम्ब्रॉय होता है वो ज़मीन के अंदर जाने लगता है।
फ्लावर बाहर निकलेगा, पॉलिनेशन करेगा, उसके बाद फिर ज़मीन के अंदर जाने लगेगा। तो इसी ज़मीन के अंदर जब जाने लगता है वो फर्टिलाइज, जो पॉलिनेटेड फ्लावर है, यानी कि जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ज़मीन के अंदर फिर जाने लगता है मुड़ के, तो उसी वाली स्टेज को बोलते हैं पेगिंग स्टेज। उस समय भी पानी दिया जाता है, क्योंकि जब पानी दे देंगे तो मिट्टी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी और पेगिंग आसानी से हो जाएगा, यानी कि अंदर वो चला जाएगा। आपका जो फ्रूट है, जो फ्लावर है, फर्टिलाइज्ड जो फ्लावर है वो आसानी से ज़मीन में चला जाएगा। फिर वहीं पर हमको ग्राउंड नट लगता है, तो बाद में वही हम खोद के निकालते हैं। समझ गए? वो पहले ऊपर नहीं रहता, वो पहले शुरू में ही अंदर नहीं रहता, पहले बाहर फ्लावर लगता है, फिर अंदर जाता है वो फ्लावर, पॉलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके अंदर जाता है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं पेगिंग। उसके बाद पॉड फिलिंग, जब मूंगफली में दाने भरने लगते हैं वो वाली स्टेज, इस स्टेज पे पानी देना चाहिए। फिर पिजन पी, इसमें फ्लावर निकलते समय और पॉड फॉर्मेशन के समय पानी देना चाहिए। उसके बाद सेफ्लावर, इसको फ्लावर निकलते समय पानी देना चाहिए। एक पानी दे दो फ्लावर निकलते समय, इतना इनफ होता है, इसकी क्रिटिकल स्टेज यही होती है। उसके बाद परसेंटेज इरीगेटेड एंड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप, जो मेजर फील्ड क्रॉप हैं उसमें कितना परसेंटेज वाटर इरीगेटेड रिक्वायरमेंट होती है। जैसे शुगर केन, वो शुगर केन जो है वो 93% इरीगेटेड एरिया में की जाती है क्रॉप। अब देखो, जिस क्रॉप की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इरिगेशन की, उसको इरीगेटेड एरिया में उगाया जाता है। मतलब जो जहाँ पर शुगर केन उगाया जाता है उसमें से 93% एरिया कैसी है, इरीगेटेड है, यानी कि 93% एरिया पर इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध है। जहाँ पर भी शुगर केन की खेती होती है वहाँ पर लगभग 93% एरिया में इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध है। इसी वजह से ये परसेंटेज इरिगेशन 93 लिखा है। अब वीट की क्रॉप में 85% है। इसका मतलब कि वीट की जहाँ भी खेती होती है पूरे भारत में, वहाँ पर 85% एरिया में इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध है और 15% जो जगह बच रही है वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। वहाँ रेनफेड वाली कंडीशन है, पानी बरसेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसी तरीके राइस में है 50%, ऑयल सीड में 25% और पल्सेस में 10%। ये जो परसेंटेज इरिगेशन वाला है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मिलीमीटर सॉरी वाटर रिक्वायरमेंट इन मिलीमीटर। इसको समझते हैं। जो शुगर केन होता है, शुगर केन को 1500 से 2500 मिलीमीटर पर ईयर रेनफॉल की ज़रूरत होती है। मतलब इतना पानी बरसना चाहिए तो इसकी क्रॉप आसानी से ग्रो हो जाएगी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यू हैव टू रिमेंबर इट इज़ मस्ट। क्योंकि शुगर कैन की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 1500 से 2500 मिलीमीटर, वीट की 650 से 800 मिलीमीटर, राइस की 1500 मिलीमीटर, ऑयल सीड की 500 से 700 मिलीमीटर और पल्सेस की 450 से 700 मिलीमीटर इसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। फिर जो अगली स्लाइड है वो मेज़रमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर है। जो हम खेत में पानी दे रहे होते हैं इरिगेशन के लिए, उस पानी को हम कैसे मेज़र करते हैं कि हमने कितना पानी खेत में दिया है, उसको कैसे मेज़र करते हैं। पहला है 1 क्यूसेक पानी। कितना? 1 क्यूसेक पानी। 1 क्यूसेक पानी का मतलब होता है 28.3 लीटर ऑफ वाटर। 28.3 लीटर अगर वाटर निकला तो कहेंगे 1 क्यूसेक पानी निकल गया। फिर 1 क्यूमेक पानी। 1 क्यूमेक पानी होता है 1000 लीटर, या ऐसे बोल सकते हो 10 की पावर 3 लीटर ऑफ वाटर। अब ये जो 1000 लीटर पानी होता है वो कितने में आएगा, बात समझो। 1 मीटर लंबा, कितना? 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। कितना? 1 मीटर गहरा। 1 मीटर लंबा हो, 1 मीटर चौड़ा हो और 1 मीटर गहरा, ऐसा कोई एक गड्ढा बन जाए जिस गड्ढे की लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर हो, गहराई भी 1 मीटर हो। अगर उसमें हम पानी भर देंगे तो वो पानी 1000 लीटर होता है। समझ गए? इतने पानी को हम बोलते हैं 1 क्यूमिक मीटर पानी, 1 क्यूमिक पानी। अब 1 हेक्टेयर मिलीमीटर पानी कितना होता है? 1 हेक्टेयर मिलीमीटर होता है 10 की पावर 4 लीटर ऑफ वाटर या 10,000 लीटर ऑफ वाटर। अब 1 हेक्टेयर मिलीमीटर का मतलब ये होता है कि 1 हेक्टेयर फील्ड में कितनी, 1 हेक्टेयर ज़मीन पर
अगर 1 मिलीमीटर ऊंचा पानी है, 1 मिलीमीटर ऊंचा पानी है, तो इसका मतलब है कि उतना पानी 10,000 लीटर पानी हो गया। अब 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर मतलब 1 हेक्टेयर ज़मीन पर अगर 1 सेंटीमीटर ऊंचा पानी हो, 1 सेंटीमीटर लगभग कितना होगा, इतना होता है 1 सेंटीमीटर। तो अगर 1 हेक्टेयर में इतना पानी भरा रहे, कितना, 1 सेंटीमीटर ऊंचा पानी, तो उतना पानी कुल मिला के कितना हो जाता है 10⁵ लीटर ऑफ वाटर, जिसको हम बोलते हैं 1,00,000 लीटर ऑफ वाटर। कितना, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना होता है, 1,00,000 लीटर पानी हो जाता है। फिर 1 हेक्टेयर मीटर मतलब कि 1 हेक्टेयर फील्ड में अगर 1 मीटर गहरा पानी भर दिया जाए तो वो उतना होता है 10⁷ लीटर ऑफ वाटर। मतलब कितना, ये हो गया 100 मिलियन लीटर ऑफ वाटर। 100 1 टेंस, सॉरी 1 सेकंड, 1 टेंस 100,000 10,000 लाख, 1 करोड़ लीटर। कितना पानी, 1 करोड़ लीटर पानी। कितना पानी, 1 करोड़ लीटर पानी हो जाएगा। अगर 1 हेक्टेयर मीटर पानी हो जाए तो उतने को हम 1 करोड़ लीटर पानी बोलते हैं। अब मेजर ऑफ वाटर हाइट, वाटर हाइट को कैसे मेजर करते हैं, एक एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर। जैसे पानी जब हम भरते हैं तो पानी क्या होता है, जैसे मान लो किसी एक टंकी में हमने पानी भरा, तो पानी की टंकी के जो नीचे वाला पोर्शन होगा, जैसे मान लो कि ये पानी की टंकी है, अब जब इसमें हमने यहाँ तक पानी भर दिया तो इस वाले जो एकदम लोअर पोर्शन होगा, यहाँ पर पानी कुछ प्रेशर डालेगा, तो प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर में नापते हैं, जिसको हम एटीएम लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वो एटीएम लिखते हैं, ठीक। अब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कि अगर 136 सेंटीमीटर पानी गहरा भर दिया जाए, कितना, सॉरी 1036 सेंटीमीटर पानी किसी डब्बे में इतने ऊंचाई तक पानी भर दिया। जैसे मान लो कोई एक गड्ढा हो और उस गड्ढे में 1036 सेंटीमीटर तक वाटर भर दिया जाए, यहाँ तक पानी अगर भर दिया 1036 सेंटीमीटर, तो उसके जो तली पर जो प्रेशर पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ेगा। समझ गए बात। एक बार का प्रेशर अगर 1023 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कहीं भर दिया जाए, इतना ऊंचा पानी, इतना गहरा अगर पानी भर दें, तो उसके तली में जो प्रेशर बनेगा उसको हम बोलेंगे 1 बार का प्रेशर। अब इसको कन्वर्ज करने का यूनिट जो होता है वो होता है 1 एकड़ को अगर 0.405 हेक्टेयर, 1 एकड़ जो ज़मीन होती है वो कितनी होती है, 0.405 होती है, ये जाने रहना। 1 हेक्टेयर कितना होता है, 2.47 एकड़। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 हेक्टेयर ज़मीन कितनी होती है। 1 हेक्टेयर ज़मीन होती है 2.47 एकड़ ज़मीन। 2.47 एकड़ मतलब 1 हेक्टेयर ज़मीन। अगर किसी के पास 2.47 एकड़ ज़मीन है तो इसका ये मतलब होता है कि उसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है। उसके बाद प्लाविंग इज क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू CRIDA क्रीडा हैदराबाद 1985 एज टाइप और डेप्थ, जो सेलो होता है। अब देखो जो प्लाविंग करते हैं, प्लाविंग का मतलब क्या होता है, खेत की जुताई। खेत की जुताई भी कई तरीके की होती है। एक बताओ, एक हल्की जुताई, एक गहरी जुताई, एक बहुत गहरी जुताई। तो उस जुताई के हिसाब में उसकी जो डेप्थ होती है उसके हिसाब से कई तरीके से जो CRIDA क्रीडा है हैदराबाद में, उसने इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से सैलो है यानी कि हल्की जुताई, वो कितनी गहराई होती है, 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई होती है। मीडियम वाली जो जुताई होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई होती है। और जो डीप, बिल्कुल जो डीप वाली प्लाविंग होती है, बिल्कुल डीप प्लाविंग, उसमें 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई होती है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, इट मे बी ए नेचुरल यूनिट ऑफ लैंड हुज रन ऑफ कलेक्ट एंड फ्लो आउट टू द एरिया थ्रू ए सिंगल कॉमन आउटलेट टू ए रिवर और अदर वाटर बॉडी। अब ये वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे मान लो, ध्यान से समझना कि ये क्या है, ये एक माउंटेन है। अब क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे पानी बरस रहा है,
तो क्या होगा कि पानी यहाँ से लेके बरस के यहाँ आएगा बह के, और यहाँ से यहाँ बह के आएगा। अब यहाँ पर वो इकट्ठा हो जाएगा, फिर ये पानी धीरे धीरे कहाँ आएगा, धीरे धीरे आके किसी एक नदी में मिल जाएगा। जैसे यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ पर जो पानी बरस रहा था ऐसे बह रहा था, जो वाइट वाइट ये एरो बना है ये क्या बता रहा है, ये वाटर के फ्लो की डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ पर पानी बरसा इधर आया, यहाँ पर पानी बरसा इधर आया। और इसी तरीके से ये देखो, ये जो ब्लू कलर का है ये क्या दिखा रहा है, ये छोटे छोटे नदियों की शाखाएं दिखा रहा है। फिर आगे जाकर ये एक बढ़िया सा एक पूरा रिवर बन गया फुल्ली। तो इसी को बोलते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। ये बाढ़ से बचने का एक तरीका भी होता है और इसी को हम बोलते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर शेड जो होता है उसको कैसे कहते हैं, एक होता है मैक्रो वाटर शेड। अगर वो 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन पर मैक्सिमम अगर 50,000 हेक्टेयर ज़मीन पर बना है तो उसको हम मैक्रो वाटर शेड कहते हैं। और एक बात समझो, इसको ये बनता नहीं है, इसको बनाया नहीं जाता है, आर्टिफिशियल नहीं होता है, ये नेचुरली बनता है। तो अगर कोई ऐसा एरिया हो 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का एरिया, जिसमें 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का एरिया होना चाहिए, कितना, 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा, मतलब 1,00,000 हेक्टेयर या 60,000 हेक्टेयर इतनी ज़मीन है, वहाँ पर अगर ऐसा सिस्टम बन रहा है कि पानी बरसता है फिर बह के आता है छोटी नाली में, छोटी नाली से बड़ी नाली में, फिर नदी में या किसी झील में बह के चला जाता है, तो उसको बोलते हैं मैक्रो वाटर शेड। फिर होता है सब मैक्रो में 10,000 से 50,000 हेक्टेयर ज़मीन आती है। और फिर मिनी वाटर शेड, इसमें आता है 1,000 से 10,000 हेक्टेयर। अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्या है, मैक्रो वाटर शेड होता है 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का एरिया में बना होना। सब मैक्रो होता है जो 10,000 से 50,000 हेक्टेयर एरिया पे बना होता है। उसके बाद मिमी होता है, ये होता है 1,000 से 10,000 हेक्टेयर। उसके बाद फिर है माइक्रो, मिमी के बाद माइक्रो, ये 100 से लेके 1,000 हेक्टेयर तक होता है। फिर उसके बाद है बिल्कुल मिनी, ध्यान से देखना, पहले मैक्रो है, फिर सब मैक्रो है, फिर मिली है, फिर माइक्रो है, फिर मिनी है। मिनी वाटर शेड जो होता है वो 10 हेक्टेयर से लेके 100 हेक्टेयर एरिया में फैला होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, वीडियो आज की ख़त्म हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।